हेलो गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट में शेयर करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं। देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की हिस्ट्री ना थोड़ी वाइड है। 14th सेंचुरी में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जगह हुंडी यूज की जाती थी, और ये जो वर्ड था ना हुंडी, ये संस्कृत शब्द हुंड से लिया जाता था, जिसका मतलब था कलेक्ट। जिसके पास हुंडी होती थी उसको पैसे मिलते थे। ठीक है। व्हेन ब्रिटिश पीपल केम टू इंडिया, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने कमर्शियल डीलिंग स्टार्ट कर दी, मतलब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और बिजनेस शुरू हुआ तो पैसे का लेन देन इतना बढ़ गया कि कॉइन्स, जो सिक्के होते थे ना, उनकी शॉर्टेज हो गई। उस समय पर क्रेडिट फैसिलिटीज एग्जिस्टेंस में आई। अब क्रेडिट फैसिलिटीज एग्जिस्टेंस में आएंगी तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी आएंगे साथ साथ। क्यों? अगर मैंने किसी को सामान बेचा है उधार पर, तो मेरे पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना कि मुझे सामने वाले बंदे से पैसे लेने हैं। तो इसीलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्टेंस में आए थे। अब उस समय पर इंग्लैंड ही इकलौती ऐसी कंट्री थी जिसके पास खुद का नेगोशिएबल एक्ट था। तो वहीं से धीरे धीरे इंडियन कमीशन ने भी अपना खुद का एक इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया। लेकिन ओरिजिनली हमारे यहाँ पर इंडिया में 1866 और 67 में इस एक्ट को बनाया गया था, जिसको कि मर्केंट्स ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि ये तो इंग्लैंड के लॉ पे बेस्ड है, हमारे यहाँ से तो रिलीवेंस ही नहीं है ना इसकी, और जब रिलीवेंस ही नहीं है तो फिर किस काम का ये एक्ट। तो इसलिए 1877 में फिर से इसको रिवाइज किया गया, इसमें कुछ बदलाव किए गए, बट स्टिल अगेन इसको चेंबर ऑफ कॉमर्स ने और गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। फिर 1880 में एक लॉ कमीशन बनाया गया ताकि अच्छे से हर किसी चीज को देख करके रिफॉर्म्स किए जाएं, एंड 1881 में इसको सक्सेसफुली पास कर दिया गया। इसीलिए इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कहा जाता है। अब देखो, हम इसके एसेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला एंड सबसे जरूरी, मस्ट बी पेएबल टू बियरर, कि इसको बियरर को देना चाहिए। जिस इंसान को पैसे लेने हैं ना, उसके पास ही होना चाहिए, क्योंकि इसके होल्डर को ही पैसा मिलता है। ठीक है। फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये किसी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर किया जाता है। कोई जिस पे पैसा नहीं लग रहा, चार्ज नहीं लग रहा, कोई लॉ नहीं ब्रेक हो रहा। ठीक है। ट्रांसफरेबल इन्फिनिटम, कितनी भी बार इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ए के पास था, ए ने बी को कर दिया, बी ने सी को कर दिया, सी ने डी को कर दिया, एंड डी ने चाहे किसी किसी को भी कर दिया। ठीक है। एंड सो ऑन। द होल्डर गेट अ गुड टाइटल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसके पास भी होगा उसके पास गुड टाइटल होगा, मतलब कि उसको हर एक हालत में पैसे मिलेंगे, वहां पर कोई डिफॉल्ट नहीं होगा। होल्डर इज प्रिज्यूम्ड एज द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी कंटेनिंग इन इट, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो ओनर होगा ना, जो होल्डर होगा, वही उसका ओनर माना जाएगा। अगर मेरे पास एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और उसमें लिखा हुआ है कि मुझे 50,000 रुपए बी से लेने हैं, तो वो 50,000 रुपए मेरे ही है एक तरीके से। फिर आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नेम मोर देन वन पे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे एक से ज्यादा देनदार का नाम हो सकता है। ठीक है। अगर मेरे पास सपोज ए के पास एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें लिखा हुआ है कि ए को 50,000 रुपए मिलेंगे बी और सी से, तो यहाँ पर एक से ज्यादा बंदे का नाम आ गया, तो ये भी हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मेंशन हो सकता है। फिर आ जाते हैं प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशंस क्या होते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर मेड, एक्सेप्टेड एंड इंडोर्स्ड फॉर कंसिडरेशन, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बनाया, एक्सेप्ट किया और ट्रांसफर भी, एंडोर्स्ड भी पैसे के लिए ही किया जाता है, कंसिडरेशन के लिए ही किया जाता है। ठीक है। एवरी इंस्ट्रूमेंट बियर्स अ डेट व्हेन इट वाज मेड और ड्रॉन। हर एक इंस्ट्रूमेंट पे लिखा होना चाहिए तारीख कि वो किस दिन बनी थी और किस दिन उसकी पेमेंट होनी है। बिल को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए उसकी मेच्योरिटी डेट से पहले पहले। ठीक है। ट्रांसफर जो होता है वो भी बिफोर मेच्योरिटी होना चाहिए। एंड प्रोमिसरी नोट आर ड्यूली स्टैम्प्ड और साइन। प्रोमिसरी नोट साइन भी होना चाहिए, उस पर स्टैम्प भी लगी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो प्रोमिसरी नोट वैलिड नहीं होगा, उसके आपको पैसे ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से फ्रॉड भी हो सकता है। द होल्डर शुड बी होल्डर इन ड्यू टाइम। जो होल्डर है वो ड्यू टाइम में ही होल्डर होना चाहिए। देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं सारी कंडीशन को, कि अगर ए के पास एक प्रोमिसरी नोट है और उस पर लिखा हुआ है कि आपको 2024 जून 2024 में आपको 50,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन ए ने वो किसी को ट्रांसफर कर दिया, ए ने एक्स को ट्रांसफर कर दिया। कब किया? जुलाई 2024 में। तो एक्स को पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी ड्यू डेट तो निकल चुकी है ना, उसकी ड्यू डेट तो जून 2024 में पैसे मिलने थे, अब तो जुलाई हो गई भाई। तो यहाँ पर इस चीज का खास ध्यान रखना होता है। प्रोमिसरी नोट स्टैम्प होना चाहिए, ड्यू टाइम से पहले उसका होल्डर होना चाहिए, मेच्योरिटी से पहले हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि 24 हमको 2024 जून में पैसे मिलने हैं, तो जून से पहले पहले ट्रांसफर कर दो किसी को,
उसके बाद नहीं करने बस। फिर प्रोमिसरी नोट क्या होता है? प्रोमिसरी नोट इज रिटन प्रॉमिस टू पे सम ऑफ मनी टू अ स्पेसिफाइड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। प्रोमिसरी नोट एक रिटन नोट होता है जिसमें किसी दूसरे बंदे को पैसे देने का वादा किया जाता है एक पर्टिकुलर डेट पर। ठीक है, ये एक रिटर्न नोट होता है जो कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को फ्यूचर में पैसे देने के लिए बनाती है। अब इसके क्या एसेंशियल्स होते हैं? इन रिटर्न लिखित में होना चाहिए। एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, साफ साफ शब्दों में लिखा होना चाहिए कि मैं वादा कर रहा हूँ पैसे देने का। अनकंडीशनल प्रॉमिस, वो जो वादा किया है पैसे देने का उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि भाई अगर ये काम होगा तभी मैं पैसे दूंगा, ऐसा अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई यहाँ पे शर्त नहीं होनी चाहिए। साइंड बाय मेकर, बनाने वाले का साइन होना चाहिए। प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम, पैसे देने का वादा होना चाहिए। स्टैंप होनी चाहिए, उस पे साइन होना चाहिए। पैसे देने वाले का नेम साफ साफ शब्दों में लिखा होना चाहिए और किसको पैसे देने हैं किसको पैसे मिलने, दोनों पार्टीज का नाम मेंशन होना चाहिए। फिर आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कुछ इसी तरीके का होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे पार्टी बाइंड हो जाते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन ऑर्डर बाइंडिंग वन पार्टी टू पे अ फिक्स सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी ऑन डिमांड। इसमें क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक पार्टी को बाइंड कर दिया जाता है पैसे देने के लिए, और उस पार्टी को तभी पैसे देने होंगे जब हमने मांगे हैं एट अ फ्यूचर पॉइंट इन डेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना एक से ज्यादा पार्टीज भी इंक्लूड होती है, 3 पार्टीज यहाँ पे इंक्लूड हो सकती है। जैसे कि ए ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, साइन किया, किस लिए? उसने बी को बाइंड किया, ऑर्डर दिया उसको कि तू 5,000 रुपए देगा सी को इस डेट पर। तो क्या था, पैसे देगा बी, लेगा सी, लेकिन ऑर्डर किसने बनाया है? ए ने बनाया है। ऐसा प्रोमिसरी नोट में नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ एसेंशियल्स थे इसके भी कि सम पेबल शुड बी कैरी सर्टेनली मेंशन, कितने रुपए देने हैं वो मेंशन होना चाहिए, साइन होना चाहिए, स्टैंप होना चाहिए, और एक एक्सप्रेस ऑर्डर होना चाहिए पैसे देने का, अनकंडीशनल और डेफिनाइट होना चाहिए। ऑर्डर शुड बी फॉर द मनी ओनली, और ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ पैसे देने का ही होना चाहिए। कल को तुम कहने लगो कि एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दो और जो है मैं अपना घर दे दूंगा, ठीक है, इस सामान के बदले, तो वो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं होता। बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिर्फ पैसे के लिए होता है। अब आता है चेक। चेक भी एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन वो बैंक का होता है, टू गिव अमाउंट फ्रॉम द चेक होल्डर्स अकाउंट टू बियरर अकाउंट। इसमें क्या होता है कि भाई एक्स ने चेक साइन करके वाई को दे दिया कि ये मेरा बैंक का चेक है, जब भी तुम्हें पैसे चाहिए हो बैंक में जमा करवा देना, बैंक मेरे बिहाफ पर मेरे अकाउंट में से पैसे निकाल करके तुम्हें दे देगा। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक तभी पैसे देता है जब डिमांड करेंगे। जब हम बैंक को चेक देंगे तभी तो बैंक पैसे देगा, अपनी आप थोड़ी देने आ जाएगा घर पे। चेक डज नॉट नीड स्पेशल स्टैंप, इस पर कोई स्पेशल स्टैंप नहीं चाहिए होती है। जनरली चेक 6 महीने तक वैलिड होता है। पर्सन जो चेक को ड्रॉ करता है वो ड्रॉअर कहा जाता है। अगर एक्स ने चेक दिया था तो एक्स ड्रॉअर होगा, और ड्रॉअर की प्राइमरी लायबिलिटी होती है चेक को पे करने की, ठीक है। और बियरर वो होता है, एक्स ने वाई को दिया था ना तो वाई बियरर है क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे। फिर आता है कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू बी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होल्डर या फिर ड्रॉअर। ए पर्सन यूजुअली कैपेबल टू ड्रॉ। देखो, एक पर्सन ड्रॉ भी कर सकता है, मेक भी कर सकता है, इंडोज भी कर सकता है, लेकिन वो बियरर नहीं बन सकता, वो पे नहीं कर सकता कब तक, जब तक वो माइनर है। एक माइनर इंसान ड्रॉ कर सकता है, वो इंडोज भी कर सकता है, लेकिन उसको हम बाउंड नहीं कर सकते पैसे देने के लिए, ठीक है। एन एजेंट हु साइंस इन हिज नेम ऑन अ प्रोमिसरी नोट। अगर किसी एजेंट ने प्रोमिसरी नोट पे साइन कर दिया है अपने बॉस को बिना बताए कि मैं साइन कर रहा हूं, तो वो एजेंट ही उसके लिए लायबल होगा, बॉस को हम बाउंड नहीं कर सकते पैसे देने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, वीडियो के अगले पार्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। लाइक